आप जिस फ़ील्ड में महारत हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ़ उसी फ़ील्ड के बारे में जानने या सीखने की इच्छा रखिए। उसके अलावा नेचर, प्रकृति और कुछ और भी फ़ील्ड्स जो भी हो, वो भी आपको अपने फ़ील्ड में महारत हासिल करने का बहुत कुछ ज्ञान दे सकती है। तो स्वागत है दोस्तों आज के हमारे चैप्टर नंबर 4 जो कि है साइकोलॉजी मनी का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है कॉन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। तो इस चैप्टर में आपको राइटर ये बताते हैं कि आप एक से ज़्यादा फील्ड का यूज़ करके अपने स्पेसिफिक फील्ड में भी आप नॉलेज हासिल करके काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइटर बताते हैं, क्या दोस्तों आपको पता है कि हमारा जो अर्थ के बारे में, धरती के बारे में नॉलेज है, वो अभी अभी भी पूरी तरह से सटीक नहीं है। अभी भी हम काफ़ी कुछ धरती के बारे में नहीं जान पाए हैं। हमें धरती के बारे में जानने के लिए क्या चीज़ करना पड़ता है? हम लोग ड्रिलिंग करते हैं धरती के अंदर और उसमें से निकालते हैं कि क्या कुछ सरफेस कैसे बना, धरती हमारा कैसे बना, है ना। और धरती का इतिहास वगैरह जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। 19th सेंचुरी के समय में साइंटिस्ट लोगों ने ये खोज कर निकाला था कि कई बार ऐसा पाया गया है कि धरती जो है हमारा अर्थ, वो बर्फ़ से ढका हुआ था। बहुत सारे इसके प्रूफ्स वगैरह भी मिल चुके हैं, ताकि कोई अब डिनाई नहीं कर पाता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, गलत है, धरती कहाँ से बर्फ़ से जमी रहेगी। नहीं, प्रूफ मिल चुके हैं। कई जगहों पर ऐसा पाया गया है कि बड़े बड़े बोल्डर्स मतलब पत्थर्स मिले हैं, कुछ बर्फ़ के पिघलने के स्क्रैचेस के निशान मिले हैं रॉक चट्टानों वगैरह पे। तो इतना एविडेंस काफ़ी है कि हाँ, ये बात सच है कि धरती कई बार बर्फ़ से ढकी हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतना बड़ा चीज़ जो है क्या एक ही बार हुआ है? तो नहीं, ऐसा 5 बार में डॉक्टर इसको जो है पता लगाने के लिए लोगों ने, मतलब साइंटिस्ट लोगों ने जब पता लगाया तो पाया ये गया कि 5 बार ऐसा हुआ है कि बर्फ़ से पूरा धरती ढका। दैट इज़ आइस एज जिसको हम लोग बोलते हैं। आप लोग मूवी भी देखे होंगे, आइस एज एनिमेटेड मूवी है। तो हमारा जो अर्थ है ना, वो 5 बार ऐसा हुआ है कि बर्फ़ से ढका हुआ था, मतलब आइस एज आया था। ठीक है, फिर वो बर्फ़ पिघला, फिर वार्म एज आया होगा, फिर आइस एज, फिर इसी तरीक़े से 5 बार ये रिपीटेशन हुआ है। आप सोच सकते हो कितना बड़े पावरफुल फोर्स का ज़रूरत पड़ा होगा इस चीज़ को करने के लिए। कितना बड़ा फोर्स लगा होगा पूरा धरती को बर्फ़ से ढकने के लिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ वो बहुत पावरफुल फोर्स होगा, तो नहीं, ये गलत है। आगे देखिए मज़े की बात, बहुत सारे थ्योरी ऐसे आए जो बताया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा, क्यों धरती पे आइस एज आया होगा। कुछ थ्योरी ऐसा कहते हैं कि माउंटेन रेंजेस के अपलिफ्ट हुए होंगे, मतलब माउंटेन पहाड़ वगैरह बने होंगे जिससे अर्थ का विंड जो है वो शिफ्ट हुआ होगा, हवाएं जो है शिफ्ट हुए होंगे, क्लाइमेट जो है चेंज हुआ होगा, और इस वजह से जो है धरती पे आइस एज आया होगा। फिर उसके बाद जो है कोई वॉल्केनिक इरप्शन हुआ होगा जिसके वजह से वो सारे बर्फ़ जो है पिघले होंगे। दोस्तों, ऐसा है ना कि ये जो थ्योरी जो पहले आए थे, ये एक बार आइस एज को आने को बेहतर डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इसका क्या कि 5 बार आइस एज आया। और बाद में ये पता लगाया गया कि ये जो 5 बार आइस एज आया है, इन सब के इंटरवल कम होते जा रहे हैं। मतलब पहली बार जितना समय लगा था आइस एज में, दूसरी बार जो है वही साइकिल को रिपीट होने में कम टाइम लगा, तीसरे बार उस साइकिल को रिपीट होने में और कम टाइम लगा। तो ये सारी चीज़ों का पता लगाने के लिए जो है एक सर्बियन साइंटिस्ट है जिन्होंने 1900 में ये पता लगाया, जिनका नाम था मिलुटिन मिलानकोविक। उन्होंने अपनी स्टडीज़ में ये पाया कि ये सब का रीज़न धरती पर नहीं बल्कि धरती के बाहर से हो रहा है, बाकी प्लैनेट्स के साथ उनका जो रिलेशन है। तो ये पाया गया कि सन और मून, मतलब सूर्य और चंद्रमा के बीच कुछ ग्रेविटेशनल पुल होते हैं जो कि अर्थ को अफेक्ट करते हैं और अर्थ को थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं, जिससे
धरती के किसी पार्ट पर सोलर रेडिएशन जो है बहुत कम पहुंच पाती है और जिसके वजह से आइस एज आई होगी। मतलब इन्होंने एक मोटा मोटी ऐसा अपना अनुमान लगाया। अब मिलानकोविक के थ्योरी को एक रशियन मेटियोरोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था व्लादिमीर कोपेन। इन्होंने क्या पाया कि मिलानकोविक के थ्योरी को और ज़्यादा गहराई तक जो है उन्होंने निकाला खोज कर कि एक्चुअल में विंटर यानी ठंड वजह नहीं थी इस आईसी, ये जो आइस एज आया है उसका, बल्कि इसका वजह था वो समर यानी वो गर्मी का मौसम, वो हर साल आ रहा गर्मी का मौसम। जिस जो गर्मी का मौसम के वजह से क्या हो रहा है, एक एक आप ऐसे मोटा मोटी आप समझिए, एक विंटर का मौसम आया, ठीक है। विंटर का मौसम आया और बर्फ़ पड़ी ऐसे जगह पे जहाँ पे सूरज का किरण नहीं पहुँच पाई, और वहाँ पे बर्फ़ एक्यूमुलेट हुआ। उसके बाद फिर समर का मौसम आया, गर्मी का मौसम आया, सूरज की किरणें एक जगह पे पड़ी, बट कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर नहीं पड़ पाई, तो वो बर्फ़ जो है ना पिघला तो पाई गर्मी का मौसम में, बट थोड़ा सा पार्ट उसका भी रह गया वहाँ पे बर्फ़ का। फिर अगला समर आया, वहाँ पे और बर्फ़ पड़ी और पहले की पड़ी हुई बर्फ़ में वो और जमी। फिर समर आया, पूरा नहीं पिघला पाया, फिर तीसरे बार फिर से विंटर आया, फिर उसमें बर्फ़ पड़ी, और ऐसे ही करते 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 जिसमें कम से कम आप सोच लो दसों हज़ार साल लग गए, धीरे 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 पूरा का पूरा अर्थ वो आइस की चादर में लपटा गया और आइस एज आया। अब जो मैं, आप याद करिए अभी मैंने आपको क्या बताया था कि हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा पावर होगा जो पूरे धरती को जो है ना, जिस पर धरती पर आइस एज लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हर साल का थोड़ा बर्फ़ जमा होना, थोड़ा बर्फ़ जमा होना, थोड़ा बर्फ़ जमा होना होते होते पूरा धरती पर जो है ये आइस एज आया है। यहाँ पे मज़ेदार चीज़ क्या है कि किसी चीज़, यहाँ पे राइटर जो है आपको क्या समझाना चाहते हैं, और मज़ेदार चीज़ ये है कि कोई भी बड़ा चेंज लाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि कुछ बड़ा ही आप करो। छोटे 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 चेंजेस से जो है ना एक बड़ा डिज़ास्ट्रस, डिज़ास्ट्रस तो खैर गलत वर्ड होगा, मतलब बहुत ही अच्छा चेंज आ सकता है। डिज़ास्ट्रस भी हो सकता है, वो छोटा चेंज अगर गलत डायरेक्शन में आप करोगे तो डिज़ास्ट्रस चेंज आएगा। अगर वही थोड़ा चेंज जो है अगर अच्छे डायरेक्शन में जाए तो बेहतर हो सकता है। मतलब यहाँ पे सोचिए, यहाँ पे एक प्रकृति आपको ये सिखा रही है कि छोटे छोटे चेंजेस से ही एक बड़ा चेंज होता है। बस यही राइटर आपको यहाँ पे समझाना चाहते हैं। दोस्तों, वॉरेन बफेट के बारे में सब लोग जानते हैं। कम से कम 2000 से ज़्यादा किताबें लिखी जा चुकी है वॉरेन बफेट के ऊपर। और वॉरेन बफेट ने जो अपना जो ये साम्राज्य बनाया है दौलत का, ये काबिले तारीफ़ है। कई बुक लिखे गए हैं इसके ऊपर, लेकिन कुछ ही किताबें हैं जो सटीक उसका रीज़न को प्रेजेंट करती है कि आखिर ये जो है वॉरेन बफेट साहब ये कैसे इतने बड़े आदमी बने, किसने कैसे इतने बड़े इन्वेस्टर बने। देखिए, ये बात तो तय है कि ही इज़ अ गुड इन्वेस्टर। वॉरेन बफेट जो है वो गुड इन्वेस्टर है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि वो गुड इन्वेस्टर है जब से वो बच्चे थे, अपने चाइल्डहुड के समय से ही वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दोस्तों, 84.5 बिलियन की प्रॉपर्टी है वॉरेन बफेट की, 84.5 बिलियन डॉलर की। आपको पता है 84.2 बिलियन डॉलर जो है ना उनके 50वें बर्थडे के बाद आया है, और 81.5 बिलियन के लगभग डॉलर जो है उनके 60 के उम्र पार करने के बाद आए। वॉरेन बफेट देखिए एक फेनोमेनल इन्वेस्टर है, बट यहाँ पर जो की पॉइंट है वो है टाइम। उन्होंने टाइम दिया अपने इन्वेस्टमेंट को फलने फूलने के लिए। वॉरेन बफेट, आप
इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप लोग सोचते होंगे मैं 10 साल करूँगा, 20 साल करूँगा। वॉरेन बफेट ने एक सेंचुरी के 3/4 इन्वेस्टमेंट किया, मतलब 75 साल इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने। अगर मान लीजिए कि वो अपने 30 की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू करते और 60 की उम्र में रिटायर हो जाते तो शायद ही हम लोग वॉरेन बफेट का नाम सुन पाते। वॉरेन बफेट ने इन्वेस्टमेंट का जर्नी अपना 10 साल की ही उम्र में स्टार्ट कर लिया था। 30 की उम्र होते होते उनके पास $1 मिलियन आ गए थे। क्या होता अगर वो एक नॉर्मल आदमी की तरह अपने बचपन को इस बचपन की तरह स्पेंड करते और 20 की उम्र में वो दुनिया घूमने और अपने पैशन को फॉलो करते और 30 की उम्र तक उनके पास कितने पैसे होते? मुश्किल से $25,000, है ना। इससे ज़्यादा क्या ही हो सकता है। ऑब्वियसली $1 मिलियन जो कि उसके 30 तक बन चुके थे उतना तो नहीं होता है। या अगर हम इसको ऐसे माने कि वॉरेन बफेट जो है वो 22% एनुअल रिटर्न के हिसाब से अगर बना रहे थे और अगर वो 60 के उम्र होते होते अगर गोल्फ़ खेलते और 60 के उम्र में रिटायरमेंट लेके गोल्फ़ खेलने चले जाते, अपने बचपन के दिन अपने पोतों पोतियों के साथ बिताते, तो आज के दिन में उनके पास जो दौलत है जो कि है 84.5 बिलियन, वो ना होकर कितने होते हैं? तो अगर आप कैलकुलेट करोगे ना 22% एनुअल रिटर्न के हिसाब से तो 11.9 मिलियन, जो कि अभी जितने उनके पास दौलत है उससे 99.9% कम होते हैं। वॉरेन बफेट ने अपना जो ये फाइनेंशियल सक्सेस पाया है वो इसलिए पाया है क्योंकि वो अपने बचपन से स्टार्ट करके अपने बुढ़ापे तक इन्वेस्टमेंट किए। उनका इन्वेस्टिंग एक स्किल हो सकता है बट जो सीक्रेट है ना उनका अमीर बनने का, दुनिया का सबसे अमीर बनने का, भाई वो सीक्रेट है टाइम। उन्होंने टाइम दिया और कंपाउंडिंग ने जादू अपना दिखाया भी, और कंपाउंडिंग ने उनको अपना जादू दिखा के उनको दुनिया का सबसे अमीर इन्वेस्टर बनाया। लेकिन आपको एक आदमी का स्टोरी मैं बताता हूँ। वॉरेन बफेट का अगर आप देखोगे ना तो वो लगभग 22% के हिसाब से अपना जो है वो प्रॉपर्टी बनाए हैं एनुअल रिटर्न के हिसाब से। एक आदमी का नाम मैं बताता हूँ, जिम साइमंस। ये एक हेज फंड टेक्नोलॉजीज में हेज फंड के हेड थे और उन्होंने जो कंपाउंडिंग किया है अपने पैसों का वो 66% एनुअल, और भी 1988 से उन्होंने ये काम किया। 1988 से 66% एनुअल रिटर्न वो हर साल बना रहे हैं। कोई भी इनके आसपास भी नहीं भटक पाया है अगर हम एनुअल रिटर्न के हिसाब से बात करें। अब आप सोच रहे होंगे कि वॉरेन बफेट तब तो इनसे गरीब हो गए होंगे। नहीं भाई, इनके पास जितना दौलत आज के डेट में है वो है $21 बिलियन। मतलब ये कि वो 75% कम अमीर है वॉरेन बफेट से। अब इतना बड़ा जो इन्वेस्टमेंट में जो गैप, इन्वेस्टमेंट और इनका जो ये जो प्रॉपर्टीज़ में जो गैप आया है, ये गैप का वजह मैं बताता हूँ आपको। जिम साइमन जो है उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी की शुरुआत कब की थी? जब वो 50 साल के हो चुके थे। उनके पास आधे से भी कम साल बचे थे जितना कि वॉरेन बफेट ने अपना इन्वेस्टमेंट को दिया है। जेम्स साइमन जो है वो 66% एनुअल रिटर्न के तौर पे जो है, अगर मान लीजिए कि 70-75 साल जितना वॉरेन बफेट ने अपना समय दिया, अगर उतना समय अगर जिम साइमंस देते तो क्या होता है? अपनी सांसें थाम कर रखिएगा। वो आज के डेट में उनके पास जो प्रॉपर्टी होती वो होती 63 क्विंटिलियन 900 क्वाड्रिलियन 781 ट्रिलियन 780 बिलियन 748,160,000 ये जो स्टार्टिंग में मैं नाम लिया ना, ये क्विंटिलियन, क्वाड्रिलियन, आपको बिलियन से समझ में आया होगा। ये सब उसके भी ऊपर के डिजिट है भाई। तो ये समय का जादू है, समय का। जो समय वॉरेन बफेट ने दिया लगभग 70-75 साल, अगर जिम साइमन 66% एनुअल रिटर्न के हिसाब से देते तो ये जादू देखने को मिलता है।
देखिए, ये आप सोच सकते हो सर ये तो इम्प्रैक्टिकल नंबर है, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई ये छोटे छोटे चेंजेस जो है ना, यही इम्प्रैक्टिकल चीज़ों को प्रैक्टिकल बनाती है। वॉरेन बफेट जो है वो बिल्कुल दुनिया का सबसे अमीर आदमी बने और सबसे बड़े इन्वेस्टर है, बट मेन इन्वेस्टमेंट के मामले में अगर मैं ये देखूं कि जिम साइमन को, तो वो उनसे अच्छे इन्वेस्टर है। बट समय का जादू है ये कि वॉरेन बफेट जिम साइमन में कंपैरिजन नहीं है। जिम साइमन से वॉरेन बफेट काफ़ी ऊपर है प्रॉपर्टी के मामले में। ये है समय का जादू। आपको एक और स्टोरी मैं बताता हूँ, पर स्टोरी शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा और आपको बताता हूँ। अगर आप मैथ थोड़ा बहुत भी जानते हो, तो अगर मैं आपको बोलूँ 8+8+8+8+8+8+8 निकालो, आप आराम से कर लोगे। लेकिन वही अगर मैं बोलूँ 8×8×8×8×8 करो, तो बहुत बड़ा नंबर आएगा। आप करके देखो। ये होता है कंपाउंडिंग का जादू। मल्टीपल बनाता है वो प्रॉपर्टी को। चलो, अब एक स्टोरी में बताता हूँ। आईबीएम कंपनी, आज के डेट में हम लोग जो है ऐसे टीवी में यूज़ करते हैं टेराबाइट, मतलब स्टोरेज जो होता है। कंप्यूटर ख़रीदना है, अच्छा 1 TB का है, 2 TB का है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आज से 75 साल पहले, 1950 के समय में। 3.5 MB का एक बहुत बड़ा सा हार्ड ड्राइव, एक कमरे इतना बड़ा हार्ड ड्राइव बनाया गया था, जो कि सिर्फ 3.5 MB का था, मेगाबाइट का। बाय द 1960, 10 साल के बाद 12-15 मेगाबाइट का जो है हार्ड ड्राइव बनाया गया। 1970 आते आते 70 मेगाबाइट, मतलब 70 MB का हार्ड ड्राइव बनाया गया था। और उसके बाद जो हार्ड ड्राइव का स्टोरेज है ना, अगर 1990 तक हम देखें तो 200-500 MB का बन गया था। उसके बाद जो ये एक्सपोनेंशियली जो बूम किया है, अगर आप देखोगे 1999 में एप्पल जो है वो 6 GB का हार्ड ड्राइव बनाया था। 2003 आते आते 120 GB का बन गया था हार्ड ड्राइव। 2006 आते आते 250 GB का हार्ड ड्राइव बन चुका था। 2011 में 4 TB का हार्ड ड्राइव बना। 2017 में 60 TB, 2019 100 TB। अगर आप 1950 से 1990 तक, यहाँ पे मैं सिखाना क्या चाहता हूँ, समझना आप जरा बात को। अगर आप 1950 से लेकर 1990, ये 40 साल का स्पैन को अगर आप देखते हो, तो ये जो से लेकर के 3 MB, 3.5 MB से लेकर ये जो 500 तक अगर पहुंचा होगा, तो मान लो कि 500 MB का ग्रोथ हुआ होगा। लेकिन अगर आप 1990 से लेकर अभी तक के अगर आप देखोगे, तो ये 100 मिलियन मेगाबाइट, इतना ज़्यादा मेगाबाइट बन के तैयार हो चुका है, क्योंकि अब टीबी में पहुंच चुका है ना, टेराबाइट में पहुंच चुका है। अगर मान लीजिए कि 1950 में अगर कोई टेक्नोलॉजी के स्पेशल आदमी से अगर आप पूछ रहे होते कि बताओ कि आपके जीवन भर में कितना जीबी, कितना मतलब स्टोरेज बढ़ सकता है, तो वो बोलता है कि 1000 गुना बढ़ सकता है। कोई बोलता है 10,000 गुना बढ़ सकता है, लेकिन कोई ये नहीं बोलता 100 मिलियन गुना बढ़ सकता है। और ये हुआ है। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। ऐसे ही कंपाउंडिंग भी वर्क करता है। तो अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक और स्टोरी में आपको लेके चलता हूँ। बट आगे की स्टोरी ले जाने से पहले आपसे मैं यही पूछना चाहूँगा कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि कैसे समय जो है वो चीज़ों को कितना धीरे धीरे बट एग्रेसिवली चेंज करता है। एग्रेसिवली मतलब अगर यही चीज़ आपके प्रॉपर्टी, आपके पैसे पे भी डिपेंड करता है। आप जो सोचते हो ना कि ऐसा करते हैं, आज तो हम 10,000 कमाते हैं, तो कहाँ से इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे, पूरा पैसा तो खर्च में निकल जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि वही 1,000 रुपये भी अगर आप बचा लो, हर साल 1,000 रुपये, हर साल 1,000 रुपये, 1,000 रुपये, आगे समय बढ़ेगा, सैलरी बढ़ेगी, 2,000 डालोगे, आगे और सैलरी बढ़ेगी, 3,000 डालोगे। और यही करते करते जो आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल के बाद आपके पास जो अमाउंट आएगा, करोड़ों में आएगा। भाई यही होता है समय का जादू।
आज का जनरेशन क्या करती है, ये समय को जादू को नहीं समझ पाती है। ये लोग सोचते हैं आज में जीना है। तो यही ये किताब जो है, ये साइकोलॉजी ऑफ मनी, आपको इसी चीज़ को सिखाती है कि कैसे आप अपना जो है दौलत बना सकते हैं। चलिए, इस किताब में लास्ट में लिखा हुआ एक बहुत बढ़िया सा चीज़ वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें इसी चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में, इसमें राइटर कहते हैं कि अगर कोई किताब लिखता वॉरेन बफेट के ऊपर, तो उस किताब का टाइटल ये रखता है, शट अप एंड वेट। मतलब मतलब कि शांत बैठो और इन्वेस्टमेंट करो, बस यही मेरा किताब का टाइटल होता है।